Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट कार्डियक आउटपुट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ही एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंडक्टिंग मायोकार्डियल फाइबर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है, हार्ट बीट कैसे करती है, वो सब चीज़ें समझने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी फोकस्ड थ्रू आउट द क्लास। बढ़िया से अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए टू नोट डाउन वेरी ब्यूटिफुल नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Now beta, if we will talk about human heart, कुछ चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है पहले, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ह्यूमन हार्ट इज़ मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक, ये चीज़ भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। मायो मतलब होता है मसल्स, दैट मीन्स ह्यूमन हार्ट डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूरन्स फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन और फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। दैट मीन्स एक वर्ड होता है बेटा न्यूरोजेनिक, यहाँ पे मैं लिखती हूँ न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब होता है कि जिसमें न्यूरॉन्स की ज़रूरत है फॉर डिपोलराइजेशन प्रोसेस और फॉर ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स। ओके, बट हमारा जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक नहीं है, वो मायोजेनिक है। दैट मीन्स हमारे हार्ट सेल्स न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है टू गेट एक्साइटेड, rather our heart cells are auto excitable। आवर हार्ट सेल्स आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ। दैट मीन्स हमारे हार्ट सेल्स एंड हार्ट टिश्यूज़ के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर होता है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं और खुद ब खुद सेल्फ डिपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अगेन मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि डीपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट आप लोग ने ऑलरेडी न्यूरॉन्स के केस में पढ़ा होगा, जिसमें होता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। मैं यहाँ डिटेल तो नहीं बताऊंगी डीपोलराइजेशन के बारे में क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर है अभी, बट थोड़ा अगर मैं बोलूँ तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, जिसके कारण ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे जो हमारे हार्ट सेल्स हैं वो लोग सेल्फ डिपोलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब खुद ब खुद एक्साइट होंगे, खुद ब खुद डिपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑल्सो दे आर ऑटो रिदमिक, मतलब खुद ब खुद एक रिदम सेट कर देंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर रिलैक्स करना है, इतने मिनट इतने सेकेंड, हमने पढ़ा था 0.8 सेकेंड लगता है एक हार्ट बीट को, तो वो हार्ट बीट को 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट हार्ट बीट चालू करना है। ये सब चीज़ खुद ब खुद हार्ट सेल्स या फिर हम बोलेंगे हार्ट मसल्स विच आर कार्डियक मसल्स। ओके, मायोजेनिक मतलब क्या? दे आर मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो हार्ट सेल्स या कार्डियक मसल सेल्स ये सब खुद ब खुद ही कर रहे हैं ये चीज़। ओके, तो ह्यूमन हार्ट तो मायोजेनिक होता है बेटा, बट जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का हार्ट इज न्यूरोजेनिक। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन फ्रॉम एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से ऑर्गेनिज्म का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, यानी न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दैट इज कॉकरोच। बट इन आवर केस इट इज मायोजेनिक। द सेल्स और द मसल्स आर ऑटो एक्साइटेबल एंड ऑटो रिदमिक। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़, इसीलिए हमारा जो हार्ट होता है, इवन आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवीज़ में या सीरीज़ में कि जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एक बॉडी से जब हार्ट निकाला जा रहा है और उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है टू अनदर बॉडी, इवन एट दैट इंटरवल हार्ट बीट करता रहता है। मतलब बॉडी के बाहर भी हार्ट बीट कर रहा है इवन फॉर सम सेकेंड्स और फॉर सम मिनट्स। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा हार्ट हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन और फॉर गेटिंग मैसेज। वो खुद ब खुद ही अपना मैसेज स्टार्ट भी कर रहा है, सिग्नल स्टार्ट भी कर रहा है, इनिशिएट भी, और उसको आगे भेज भी रहा है और ओवरऑल हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहा है। सिर्फ हमारे हार्ट को दरकार रहता है ऑक्सीजन सप्लाई। तो जब भी ऐसे ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होते हैं हार्ट के, तो यही चीज़ ध्यान दिया जाता है कि जब हार्ट को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड सॉल्यूशन में रखा जाए, सो दैट उसको ऑक्सीजन मिलते रहे और वो हार्ट बीट या हार्ट पंप होते रहे। समझ आया इतना तक आप लोग को?
ना नेक्स्ट, इतना मैं रब कर रही हूँ। देन नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि हमारे हार्ट के पास खुद ब खुद ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक्साइटेड हो जाते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। Okay, these are cardiac muscle cells. Now there are 5 types of auto excitable cells present in the heart, which themselves start or initiate the depolarization process or the initiation of impulses. फर्स्ट जो सेल है उसका नाम होता है एसए नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड, देन एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, देन एवी बंडल, और इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हैं, देन बंडल ब्रांच, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स. These are 5 different types of autoexcitable cells. Okay, now all these cells are connected via gap junctions. ये सारे जितने भी मैंने सेल्स के नाम लिखे हैं ये सब हार्ट के पास ही प्रेजेंट हैं अलग अलग जगह में, बट ये लोग आपस में गैप जंक्शंस के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, और क्यों कनेक्टेड रहते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी. ओके, तो साइड में आप लोग देख रहे हो ये बना हुआ है हार्ट का डायग्राम. ये आप लोग का हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. डन इतना तक. नाउ फर्स्ट ऑटो एक्साइटेबल जिसका नाम है एसी नोड या साइनो आर्ट्रियल नोड, उसका लोकेशन होता है एट द अपर वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम. ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट ऑटो एक्साइटेबल सेल विच इज एसे नोड. नाउ एसे नोड को बोला जाता है पेस मेकर. मेकर हम किसको बोलते हैं बेटा, जो कुछ चीज को बना रहा है. पेस मतलब होता है स्पीड. तो जो पूरा सेल्फ डिपोलराइजेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट ही करता है एसे नोड. ओके, और वो जो सेल्फ डिपोलराइजेशन करता है वो करता है एट द रेंज ऑफ 70 to 75 पर मिनट. इसीलिए हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है 72 या हम 75 बीट्स पर मिनट बोलते हैं. तो ऐसे नोड पेसमेकर है, वही पूरे सेल्फ डिपोलराइजेशन करके पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है और वहीं से सब चीज़ें स्टार्ट हो रही है. ओके, तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है मैं बोली, एट द टॉप ऑफ द राइट आर्ट्रियम. नाउ ऐसे नोड में जैसे ही सेल्फ डिपोलराइजेशन चालू हो जाता है वो सिग्नल को वो सेंड कर देता है टू होल ऑफ राइट आर्ट्रियम एज वेल एज टू लेफ्ट आर्ट्रियम. मतलब राइट आर्ट्रियम को तो भेज ही रहा है सिग्नल, उसके साथ साथ लेफ्ट आर्ट्रियम को भी भेज देता है. और इसी कारण मैंने आपको एक बार ये हम लोग जब पढ़ रहे थे उस कोई प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ कही थी कि क्योंकि ऐसे नोड आर्ट्रियम में प्रेजेंट है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट होता है देन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. समझ आया इतना तक. उसके बाद ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो आर्ट्रिया में तो चले ही जाएगा, बट उसके बाद आएगा वो सेकेंड ऑटो एक्साइटेबल सेल्स के पास जिसका नाम है एवी नोड. अब एवी नोड का नाम एवी नोड पड़ा है क्योंकि वो एट्रियोवेंट्रिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, बट अगेन वो राइट आर्ट्रियम में ही रहता है. अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एवी नोड इज प्रेजेंट इन द राइट आर्ट्रियम रीजन ओनली, बट वो थोड़ा हल्का सा हम बोलेंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर पार्ट में आता है, इसीलिए उसका नाम है एवी. ठीक है, क्योंकि इट इज लोकेटेड नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्ट. डन इतना तक. तो उसको हम बोल देंगे एवी नोड. एवी नोड के पास सिग्नल आ गया. अब एवी नोड से वो सिग्नल थर्ड वाले सेल के पास आता है विच इज एबी बंडल और बंडल ऑफ हिस. नाउ हिस नाम इसका क्यों पड़ा, तो बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज हिस. कोई एक इंसान साइंटिस्ट थे जिनका नाम हिस था जिन्होंने ये चीज़ बताई, तो उसी के कारण इसका नाम बंडल ऑफ हिस हो गया. और फिर बंडल ऑफ हिस से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के तरफ, जिनको बोला जाता है बंडल ब्रांचेस. लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच. और फिर बंडल ब्रांचेस से होते हुए और छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं जो पूरे वेंट्रिकुलर रीजन को कवर कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स.
अगेन पुरकिंजे वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु टोल्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, और उसी के नाम पे इनका परकिंजे फाइबर्स नाम रखा गया। और इस तरह ओवरऑल पूरा कंडक्शन होता है हार्ट का, एंड इसीलिए इस सब सेल्स को मिला के हम बोलते हैं ओवरऑल दीज ऑल कंस्टिट्यूट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। यही सब मिल के हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब कुछ करवाते हैं। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे जितनी सेल्स हैं सब आपस में गैप जंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो अगर जो डीपोलराइजेशन प्रोसेस ऐसे नोड में स्टार्ट हो भी रहा है तो वो वाया गैप जंक्शन ट्रेवल करते करते टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द हार्ट पहुंच जाएगा, सो दैट ओवर कॉन्ट्रैक्शन हर जगह स्टार्ट हो सके। समझ आया इतना तक? अगर इतनी तक चीज़ें आपको समझ आ गई है तो अभी जो भी स्लाइड्स में यहाँ लिखा है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे बेटा वन बाय वन यहाँ पे जो भी लाइंस मैंने लिखा है आप लोग के लिए नोट डाउन करने के लिए वो हम रीड अप कर लेंगे। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड कंडक्टिंग फाइबर्स that are specialized for initiating impulses and conducting them rapidly through the heart। तो मैंने जैसे बोला कि अभी हम जो भी सेल्स के बारे में पढ़े वो सब मिल के कंडक्शन सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में सिर्फ मसल सेल्स ही नहीं आते हैं बेटा, इवन कुछ मसल फाइबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ बेटा तो मसल सेल्स को ही कॉमनली मसल फाइबर बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर थ्रेड लाइक अपीयरेंस। ओके, एंड जेनरली कार्डियक मसल सेल्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स, इन दोनों को ही हम लोग मसल फाइबर भी बोल देते हैं। यही मिल के कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बना रहे हैं जो कि इम्पल्स को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं और थ्रू आउट द हार्ट उसको कंडक्ट भी कर रहे हैं ना। और एक चीज़, ये जो कार्डियक मसल सेल्स है या मसल फाइबर्स हैं उनको हम नोडल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोडल फाइबर्स भी बोला जा सकता है। देन दे इनिशिएट द नॉर्मल कार्डियक साइकिल एंड कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ कार्डियक चैम्बर्स। बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज डू द वेंट्रिकल बट आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर फर्स्ट। तो दोनों आर्टरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। द कंडक्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द हार्ट इट्स ऑटोमेटिक रिदमिक सिस्टम एंड इज द रीजन फॉर हार्ट्स लाइफ लॉन्ग बीट। तो ये जो कंडक्शन सिस्टम है यही हार्ट को उसका ऑटोमेटिक रिदम प्रोवाइड कर रहा है और इसी के कारण हार्ट लाइफ लॉन्ग बीट कर पा रहा है। An inherent and rhythmical electrical activity is the reason for heart's lifelong beat. Compared with skeletal muscle fiber, cardiac muscles fiber exhibit extensive branching। तो अगर आप लोग ने मसल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आई थिंक आप लोग के थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ें थी मसल्स के बारे में डिटेल, तो उसमें आप लोग ने जाना होगा कि 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो अगर हम स्केलेटल मसल फाइबर्स के साथ कंपेयर करें कार्डियक मसल फाइबर्स का, तो कार्डियक मसल सेल्स और फाइबर्स में एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रहता है। टिपिकल कार्डियक मसल फाइबर इज अबाउट 50 to 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड डायमीटर इज अबाउट 14 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ यहाँ पे ऊपर ये वाला आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल सेल और फाइबर। आप लोग देख सकते हो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग हो रखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि जनरली अगर आप देखोगे एक मसल सेल या फाइबर में एक ही सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस रहता है, बट ऑकेजनली इट कैन हैव 2 न्यूक्ली। Okay, then ends of cardiac muscle fibers connect to neighboring fibers by irregular transverse thickenings called intercalated disc। तो इस डायग्राम में जो ऑरेंज कलर के लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, दीज ऑरेंज कलर लाइंस दे आर इंटरकैलेटेड डिस्क। नाउ क्या होता है ये बेटा, तो दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 नाइबरिंग सेल्स। 2 नाइबरिंग फाइबर्स या सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वहाँ पे कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट होते हैं इरेग्युलर मैनर में, उसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं इनके पास प्रेजेंट रहता है डेस्मोसोम्स। नाउ व्हाट आर डेस्मोसोम्स, तो आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में था बेटा सेल जंक्शन।
सेल जंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स थे, जिसमें से एक टाइप था डिस्मोसोम, एक टाइप था गैप जंक्शन। अगर आप लोग को सेल जंक्शन नहीं समझ आया था तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आप लोग को सेल जंक्शंस का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बताई है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं बेटा, इनके पास प्रेजेंट रहता है डेस्मोसोम्स, ऑल्सो गैप जंक्शंस। और डेस्मोसोम का ही काम है कि ये सब फाइबर्स को होल्ड करके रखते हैं, और गैप जंक्शन का काम होता है बेटा कि ये एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में सिग्नल को ट्रांसमिट करवाना या कंडक्ट करवाना। ओके, एक्शन पोटेंशियल वर्ड यहाँ जो लिखा है उसका मतलब वही डीपोलराइजेशन है। तो यहाँ पे जो मसल एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसको कंडक्ट करवाना फ्रॉम वन मसल सेल टू अदर, वही काम होता है गैप जंक्शन का। Gap junction allow the entire myocardium of the artery or the ventricle to contract as a single unit। मतलब जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ओवरऑल, मतलब गैप जंक्शन के द्वारा ही पूरा मायोकार्डियम यानी हार्ट का जो मसल्स है वो एक सिंगल यूनिट के जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल सेल्स की तरह। ऑल्सो कार्डियक मसल फाइबर सेल्स में, ये आप जो ब्लू कलर, सॉरी ब्लू कलर तो नहीं, यहाँ मैंने नहीं किया है ड्रॉ वो चीज़, बट आप लोग वो चीज़ इमेजिन कर लो कि कार्डियक मसल सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट रहते हैं देन इन स्केलेटल मसल सेल्स। ओके, नाउ the source of this electrical activity is a network of specialized cardiac muscle fibers called autorhythmic fibers। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पे जो सेल्फ डिपोलराइजेशन हो रहा है, या मैं अब बोलूँ एक्शन पोटेंशियल हो रही है हार्ट में, वो ऑटो एक्साइटेबल है, वो हार्ट खुद ही कर रहा है। उसके लिए हार्ट किसी बाहर वाले स्टिमुली पे या ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स पे डिपेंड नहीं है। पूरा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खुद ही कार्डियक मसल फाइबर से स्टार्ट हो रहा है, और वो स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स को हम ऑटोरिदमिक फाइबर्स बोलते हैं। और इनका नाम क्यों ऑटोरिदमिक पड़ा बेटा? ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ये लोग सेल्फ एक्साइटेबल है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इनका नाम ऑटोरिदमिक फाइबर्स पड़ा। Now, autorhythmic fibers repeatedly generate action potentials that trigger heart contraction। ये जो फाइबर्स होते हैं ये अपने आप खुद ब खुद बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल रिपीटेड मैनर में जेनरेट करते हैं, जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इवन हार्ट बीट करते रहता है इवन इफ इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल द नर्व्स हैव बीन कट। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। Only about 1% of the cardiac muscle fibers become autorhythmic fiber। अब ऐसा नहीं है बेटा कि हार्ट में जितने सेल्स हैं या सारे मसल फाइबर्स सब ही ऑटोरिदमिक जैसे काम कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ 1% ऑफ टोटल हार्ट मसल सेल्स या फाइबर्स दे बिकम ऑटोरिदमिक। Okay, and these fibers have to perform two important function। फर्स्ट, दे एक्ट एज अ पेसमेकर। ऑब्वियसली हमने ऐसे नोड के बारे में पढ़ा कि उनमें से जो कुछ ऑटोरिदमिक फाइबर हैं वो पेसमेकर जैसे काम करेंगे, मतलब वो लोग मेक करेंगे, सेट करेंगे रिदम ऑफ एक्साइटेशन, जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है। Second चीज, these fibers form the cardiac conduction system, which is a network of specialized cardiac muscle fiber that provide a path for each cycle of cardiac excitation। तो ये चीज़ भी हमने समझा कि ओवरऑल ये लोग एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स हैं जो कि ऑटो एक्साइटेशन प्रोसेस करवाते हैं। अब कार्डियक कंडक्शन सिस्टम अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन है ऑफ नोड्स एंड स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सेल्स। ऑब्वियसली ऐसे नोड आ गया, एवी नोड आ गया, तो ऐसे बहुत सारे नोड्स और सेल्स का एक कलेक्शन है जो कि खुद ब खुद इनिशिएट कर रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। The conduction system ensure that cardiac chambers be stimulated to contract in a coordinated manner, which makes the heart an effective pump। तो ये सिस्टम का काम यही रहता है बेटा कि ये देखे कि सारे कार्डियक चैम्बर्स में, इट बी आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, अच्छे से एक रिदम में कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इफेक्टिवली पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। डन इतना तक? नाउ अब हम हेडिंग देंगे
कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, और वन बाय वन जो भी सेल्स या फाइबर्स हमने अभी समझा था फर्स्ट में, उसके बारे में हम देखेंगे। नाउ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट लिखा है साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम पेसमेकर सेल्स भी बोल सकते हैं। और इसका लोकेशन क्या है, अपर वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे नोड राइट आर्ट्रियम के अपर वॉल में एग्जैक्टली एट द जंक्शन वेयर सुपेरियर वेना कावा एंटर्स द राइट आर्ट्रियम, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और ऐसे नोड में जो पेसमेकर सेल्स होते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली जेनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब एक सांस बिना रुके कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जेनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल करते हैं, सेल्फ डिपोलराइजेशन करते हैं। द वेव ऑफ एक्साइटेशन क्रिएटेड बाय ऐसे नोड spreads via gap junctions across both arteria, resulting in arterial contraction or arterial systole with blood moving from the arteria into the ventricles। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी कि ऐसे नोड क्योंकि आर्टरिया में प्रेजेंट है, तो ऐसे नोड में जब भी वो इनिशिएशन या एक्साइटेशन स्टार्ट होता है तो वाया गैप जंक्शंस, क्योंकि हार्ट के सब मसल सेल या मसल फाइबर्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू गैप जंक्शंस, जिसके कारण इम्पल्स ट्रांसमिट हो पा रहा है, कंडक्ट हो पा रहा है। तो ऐसे नोड से रैपिडली वो चीज़ ट्रांसमिट होके आर्टरिया में पहुंचती है, दोनों आर्टरिया में, और एज अ रिजल्ट कंबाइनली दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में मूव कर पा रहा है। ओके, the rate at which SA node generate impulse is influenced by autonomic nervous system। Again it can be a very important short question direct कि ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करता है उसका रेट क्या होगा, क्या रेंज होगा, वो डिसाइड कौन करता है, तो वो करता है हमारा ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाउ ANS में दो चीज़ें आती है बेटा, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है इट इंक्रीजेस द फायरिंग रेट ऑफ ऐसे नोड। ना फायरिंग रेट मतलब क्या है, तो कुछ नहीं है, फायरिंग रेट मतलब होता है वो रेट जिसमें इम्पल्स जेनरेट होंगे, यानी ऐसे नोड कितने रेट ऑफ इम्पल्स जेनरेट कर रहा है या कौन से रेट में हम बोलेंगे इम्पल्स जेनरेट होते हैं। ठीक है, और सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कार्डियक इम्पल्स का रेट ज़्यादा है तो हार्ट रेट बढ़ जा रहा है। वहीं पारासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, जिसके कारण हार्ट रेट विल डिक्रीज। ओके, दैट्स ऑल अबाउट ऐसे नोड। देन द नेक्स्ट वन इज AV नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाउ आफ्टर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस द आर्टरिया, ये थोड़ा कट कर देना बेटा और यहाँ लिख देना दे कन्वर्ज एट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दे कन्वर्ज एट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लोकेटेड विद इन द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ अब क्या हुआ था बेटा, ऐसे नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दोनों आर्टरिया पहुंच रहे थे। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर्टरिया से निकल के आते हैं और आके मिलते हैं AV नोड में। और AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो AV नोड प्रेजेंट है AV सेप्टम में। ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने आपको बोला, AV नोड AV सेप्टम में तो है बेटा, बट अगेन आर्ट्रियल रीजन में ही है। आर्ट्रिया के अपर साइड में ऐसे नोड है और आर्ट्रिया के बॉटम डाउन साइड में या लोअर साइड में AV नोड प्रेजेंट रहता है। नाउ AV नोड का काम क्या रहता है बेटा, ये इम्पल्स को थोड़ा डिले करता है। जैसे ऐसे नोड तो जेनरेट कर दिया इम्पल्स को, ऐसे नोड इम्पल्स को इनिशिएट या जेनरेट करता है एट अ रेट ऑफ 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ओके, अब ये AV नोड के पास आ गए। अब AV नोड का काम रहता है कि ये इम्पल्स को 120 मिली सेकेंड के टाइम से थोड़ा सा डिले कर देगा, ताकि आर्टरिया को इनफ टाइम मिल जाए टू फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट देयर ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। आर्टरिया का काम क्या है बेटा कि वो अच्छी से सिस्टोल करे,
ताकि उनसे ब्लड वेंट्रिकल्स में अच्छे से रिलीज हो जाए और उसके बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या सिस्टोल करेंगे। तो उसी चीज़ का ध्यान देता है एवी नोड। ओके, नाउ एवी नोड के पास जब आ जाएगा सिग्नल या इम्पल्स, एवी नोड फिर उसको पास कर देगा आगे की तरफ टू एवी बंडल, या जिसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ओके, डन इतना तक। देन नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट वन आप लोग लिखोगे नंबर 3 आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और जिसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। देन एक्चुअली अगर हम देखें तो एवी बंडल इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एवी नोड। एवी नोड का ही कंटिन्यूएशन रहता है एवी बंडल, और एवी बंडल का काम होता है टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एवी नोड टू द पर्किंजे फाइबर्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। पर्किंजे फाइबर्स भी हमने समझ लिया, जो कि ओवरऑल पूरे वेंट्रिकल्स में इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं, स्प्रेड करवाते हैं। तो एवी नोड से इम्पल्स को लेके पर्किंजे फाइबर्स तक पहुंचाने का काम होता है एवी बंडल का। और यही एवी बंडल आगे जाके दो बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच का काम सिंपल है बेटा, वो इम्पल्स को लेके जाता है और राइट वेंट्रिकल में जाके पर्किंजे फाइबर्स को दे देता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच का वही काम है कि वो इम्पल्स को लेफ्ट वेंट्रिकल में स्प्रे कर देता है। Then the last is Purkinje fiber. Now Purkinje fibers are a network of specialized cells. These cells are located in the subendocardial surface of the ventricular walls and are able to rapidly transmit cardiac action potential from AV bundle to the myocardium of the ventricles. तो बेसिकली पर्किंजे फाइबर्स का काम होता है कि एवी नोड से जो भी इम्पल्स आ रहा है उसको लेके पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करवाना, पूरे वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम तक वो एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाना और पूरा ओवरऑल वेंट्रिकल्स एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसी का काम होता है पर्किंजे फाइबर का। And these rapid conduction allow coordinated ventricular contraction and blood is moved from the right and left ventricles to the pulmonary artery and aorta respectively. दैट मीन्स अगर मैं बार बार बोल रही हूँ डीपोलराइजेशन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसका काम एक ही चीज़ है बेटा कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। पहले आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आए, अब पर्किंजे फाइबर्स के द्वारा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ब्लड उनके रेस्पेक्टिव आर्टरीज में पम्प्ड हो सकेंगे। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कैसे है। नाउ यहाँ पे जो लिखा है बेटा वो है वर्किंग ऑफ कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम काम कैसे करता है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को समझा दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे बस लाइन बाय लाइन लिखा है जो कि हम पढ़ लेंगे। The propagation of cardiac action potential through the conduction system occur in the following sequence. फर्स्ट सीक्वेंस क्या लिखा है देखो, एक्साइटेशन बिगिंस इन साइनोआर्ट्रियल नोड लोकेटेड इन द राइट आर्ट्रियल वॉल। ठीक है, ऐसे नोड सेल्स डू नॉट हैव अ स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, दे रिपीटेडली डीपोलराइज टू थ्रेशोल्ड स्पॉन्टेनियसली। नाउ ये चीज़ें आपको पता होगी, डीपोलराइजेशन हो रहा है तो वो होगा हमारा एक्शन पोटेंशियल, अगर डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है तो वो होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। ये सब न्यूरॉन्स का बात है बेटा। तो जो ऐसे नोड सेल्स रहते हैं उनका कोई स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली डीपोलराइज करते रहते हैं, और यही स्पॉन्टेनियस या कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन के कारण ये लोग एक पेस मेकर है, या दिस इज अ पेस मेकर पोटेंशियल। When the pacemaker potential reaches threshold, it triggers an action potential. ना यहाँ क्या लिखा है कि जब बार बार डीपोलराइजेशन हो रहा है तो वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू में पहुंच जाता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेटा एक ऐसा वैल्यू जहाँ से अब एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी ये स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन हो रहे हैं तो उसके कारण जब वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच जा रहा है तो फिर वहाँ से एक्शन पोटेंशियल होना चालू होता है, एंड जो भी एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से प्रोपगेट हो रहे हैं वो दोनों आर्ट्रिया में जाते हैं वाया आर्ट्रियल मसल फाइबर्स, जिसके कारण दोनों आर्ट्रिया एक ही सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अब एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया है एवी नोड तक, विच इज, ये लोकेटेड होगा बेटा, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम।
एग्जैक्टली बोलूँ तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के बीच में तो नहीं बोलेंगे हम, एवी सेप्टम के बीच में हम बोल सकते हैं। अगेन देखो, इसको लेके बहुत सारा अलग अलग चीज़ दिया रहता है कि ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में है, एवी सेप्टम में है। एग्जैक्ट लोकेशन तो इसका बेटा एट द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम ही होता है, ठीक है। बट इंटर आर्ट्रियल सेप्टम भी लिख रहे हो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। एट द एवी नोड the action potential slow considerably as a result of various differences in the cell structure in the AV node. This delay provides time for the artery to empty their blood into the ventricle. तो ये चीज़ भी हमने पढ़ा कि एवी नोड तक आ गया स्टिमुलस या सिग्नल, स्टिमुलस तो नहीं बोलूँगी, सिग्नल या इम्पल्स। अब एवी नोड में थोड़ा डिले हो जाता है 120 मिली सेकेंड का, सो दैट आर्ट्रियल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में इजेक्ट कर पाए। तो आर्ट्रिया को फुल टाइम प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे वो मिली सेकेंड्स का डिले होता है। ऑल्सो जो एवी नोड के सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे नोड के सेल स्ट्रक्चर के साथ थोड़े अलग होते हैं, तो उस कारण भी ये डिले होता है। देन थर्ड पॉइंट, अब एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल एंटर कर जाएगा टू एवी बंडल, या जिसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और ये बंडल ऑफ हिस ही वो साइट या वो जगह है जहाँ एक्शन पोटेंशियल्स आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव कर पाते हैं। And after propagating through the AV bundle, action potential enters the right and left bundle branches that extend through the interventricular septum towards the apex of the heart. तो ये हमने देखा था कि बंडल ब्रांचेस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए पूरे हार्ट के एपेक्स तक जाते हैं और वहाँ से फिर निकलता है पर्किंजे फाइबर्स जो रैपिडली एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करवा देता है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में टू द रिमाइंडर ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। एपेक्स ऑफ हार्ट तक तो बंडल ब्रांच लेके आ गए इम्पल्स को, अब वो एपेक्स से लेके ऊपर की तरफ सब वेंट्रिकल्स को पहुंचाने का काम होता है पर्किंजे फाइबर्स का, और एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर पाते हैं। क्लियर इतना तक? यही चीज़ें थी बेटा, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं समझना है। ये टॉपिक में हमको बस इतनी ही चीज़ें समझनी थी। ओके ओके, देन दिस इज़ द डायग्राम। जो चीज़ मैंने आपको रफली ड्रॉ करके बताई वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से दिया है। वैसे तो आपको इस टॉपिक के लिए कोई डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये आएगा भी तो शॉर्ट नोट में आ सकता है। बट अगेन अगर आप चाहते हो तो रफली एक डायग्राम कर सकते हो टू रिप्रेजेंट कि आप जो भी लिखे हो क्लियरली डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाए टू द एग्जामिनर। ओके, तो फर्स्ट देख लो आप लोग, राइट आर्ट्रियम में साइनो आर्ट्रियल नोड है। देन साइनो आर्ट्रियल नोड इज द पेसमेकर, और वहाँ से सारे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं टू द राइट आर्ट्रियम एज वेल एज टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑल्सो। देन वही राइट आर्ट्रियम के लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट है एवी नोड। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारी बुक्स में एवी नोड के पोजीशन को लेके थोड़ा रहता है कि वो लिखा रहता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में भी है, बट एग्जैक्टली इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में वो नहीं है बेटा, उस रीजन में है, हम बोल सकते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम के रीजन में या फिर एवी सेप्टम के रीजन में है, बट एग्जैक्टली वो राइट आर्ट्रियम के लोअर कॉर्नर में है। बट आप लिख भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज नंबर थर्ड इज एवी नोड। ओके, तो ऐसे नोड से वो आया एवी नोड के पास इम्पल्स, उसके बाद यहाँ पे जो कि एक्चुअल एवी सेप्टम में प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, वहाँ पे आएगा। वहाँ से फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होते हुए राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के थ्रू एपेक्स तक आएगा हार्ट के, और उसके बाद वो पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू होते हुए ऊपर के तरफ जाके ओवरऑल पूरे वेंट्रिकल्स का एंड एज अ रिजल्ट पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ओके, देन दिस इज़ इट, यहीं तक का था आज का टॉपिक। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आपका जो भी डाउट है, या फिर आप एक बार अगर समझ रहे हो वीडियो नहीं आ रही है तो आई वुड रिकमेंड आप 2 बार वीडियोस को देखो और चीज़ों को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करो, तो आई गेस आप लोग को डेफिनेटली टॉपिक समझ आ जाएगा। Rest, if you have any doubt you can ask me in the comment section, and if you love my videos or if you love the concept
then please hit the like button. Also share it with your friends. And if you have not subscribed my channel yet, then please go and subscribe the channel to get notifications for upcoming videos. Thank you and stay tuned. Keep learning. Take care. Bye.